हेलो बच्चों। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। फिजिक्स वाला के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और अब आप एंटर कर चुके हो मैथमेटिक्स की दुनिया में पूनिया जी के साथ। आज हम एक स्पेशल सिर्फ ऑन डिमांड वीडियो लेके आए हैं आप लोगों के लिए। बहुत सारे बच्चे चिल्ला रहे थे सर सर्कल करवा दो, सर्कल करवा दो, सर्कल करवा दो। तो आज आपके लिए सर्कल चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं हम, और इस चैप्टर में हम सारी थ्योरम्स खत्म कर देंगे एक ही लेक्चर में। इनफैक्ट 45 to 50 मिनट्स के जो भी वीडियो बनेगा उसमें आपका सारी थ्योरम्स को हम खत्म कर देंगे। सारी थ्योरी पार्ट आपका खत्म हो जाएगा इस चैप्टर का। बचेंगे तो सिर्फ सवाल जवाब बचेगा, बाकी बच्चे और कुछ नहीं रहेगा। तो काफी बच्चों ने मेरे को मैसेज किए थे, इसलिए स्पेशल ऑन डिमांड वीडियो है आप लोगों के लिए। एंड दोस्तों एक छोटी सी बात, प्लीज रुकिएगा मत, पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। मतलब बीच में ब्रेक्स नहीं लेने। मतलब कि ऐसा नहीं कि आप ब्रेक्स का मतलब ये नहीं कि सर 10 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं, नहीं। किसी दिन बीच में ऑफ नहीं लेना है बच्चे। लगातार पढ़ते रहिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए, तभी सफलता आपको मिलेगी। हर रोज आप अपने जो स्टेप्स ले रहे हो उससे आप हर रोज एक स्टेप क्लोज जा रहे हो बच्चे अपने 80 आउट ऑफ 80 के सपने के। ये बहुत बड़ी बात होगी। छोटे छोटे स्टेप आपको पता लगेगा कि धीरे धीरे चैप्टर्स खत्म हो रहे हैं। एक एक चैप्टर को एक एक लेक्चर में हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज आप लोगों के पेपर है तो हम ट्राई कर रहे हैं। तो आप भी ट्राई करिए। आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो? पढ़ते रहिए रेगुलरली, डाउट सॉल्व करिए एक दूसरे के, बुक्स उठाइए, क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, जो टेस्ट पेपर मिल रहा है वो सॉल्व कर दीजिए। देखिए आप लोगों के लिए डिस्ट्रैक्शंस बहुत आएंगी, फेसबुक, इंस्टा, और अब तो वो भी आ रहे हैं 7 Feb to 14 Feb, वो वीक भी आ रहा है। लेकिन वो नहीं करना हमें तो क्या करना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है दोस्तों। अदरवाइज फिर तो उसके बाद जो होगा वो आप लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो विदाउट एनी डिले आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर सर्कल्स। इसमें सिर्फ हम थ्योरम्स कंप्लीट करेंगे बच्चे। सारी थ्योरम्स अच्छे से आपको प्रूफ कराई जाएगी। ईच सिंगल्स एक एक वर्ड आपको समझाया जाएगा दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं सर्कल चैप्टर्स। इस चैप्टर में हम बेसिकली, इस लेक्चर में हम किससे डील कर रहे हैं, बेसिकली वी विल स्टडी अबाउट सर्कल होता क्या है, सर्कल कैसे बनता है, इस चीज के ऊपर हम डील करेंगे। देन वी विल कवर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल की जो छोटी छोटी टर्म जो आपके लंबे समय तक आपका साथ देने वाली हैं वो हम पढ़ेंगे आज। एंड देन वी विल कम टू थ्योरम्स, और थ्योरम्स के ऊपर हम उनका प्रूफ्स देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए सर्कल क्या होता है। सर्कल सर गोला होता है और क्या होता है? अरे नहीं, मैथमेटिकल भाषा में बताइए। ये क्या बात बोल दी सर, सर्कल तो गोला होता है। अरे टीचर बाहर निकाल देंगे आपको, ऐसे नहीं बताना है। आप तो पूनिया जी के स्टूडेंट हो, तो आप क्या बताओगे कि सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स। कौन से पॉइंट? इन अ प्लेन, एक प्लेन के अंदर वो सारे पॉइंट्स विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस from a fixed point, which are at a fixed distance from a fixed point is in a plane is called as circle। मतलब क्या हुआ बेटा कि सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जो कि एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस के ऊपर है, उनको हम क्या बोलते हैं, उन सारे कलेक्शंस को क्या बोलते हैं हम, सर्कल। देखिए आपको मैं समझाता हूं। एक शब्द आता है लोकस। लोकस वर्ड क्या होता है, आप बस इतना समझ लीजिए, लोकस होता है रास्ता। क्या होता है? रास्ता। जैसे मान लीजिए कि आप कोई हिली एरिया में, या लेट अस अज्यूम कोई ऐसे ग्रीन एरिया है, पार्क है जिसमें छोटी छोटी घास है, और आप एक रास्ता रेगुलरली फॉलो करते हो, उसी से जाते हो, उसी से वापस आते हो, तो आप नोटिस करोगे कि पार्क के बीच में एक रास्ता बन गया है, जो अगर आप काफी ऊपर से टॉप व्यू देखोगे तो आपको बाकी तो ग्रीनरी दिखाई देगी, लेकिन एक रास्ता दिखाई देगा आपको जिससे आप ट्रेवल कर रहे हो टू एंड फ्रो।
या यू कैन से पगडंडी जो कहते हैं हम, खेत में होती है, या यू कैन से हिली एरियाज में लोग जब ट्रैवल करते हैं तो एक रास्ता दिखता है दूर से, वही रास्ता को हम लोकस कहते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में। अब ये लोकस वर्ड मैंने आपको क्यों बताया? लोकस एक्चुअली में बच्चे, ये जो सर्कल बना है ये भी एक लोकस है। आगे जाके पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला जब पढ़ोगे वो भी सारे लोकस हैं। अरे सर क्या पढ़ाने लग गए हो आप? लोकस हमने तो पहली बार सुना है। पता होना चाहिए दोस्तों। आप सर्कल पढ़ रहे हो, सर्कल आपको मैं ऐसे पढ़ा के भी निकल सकता था कि यार सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, लेकिन वो कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स कहलाता क्या है? वो लोकस कहलाता है। किसका लोकस? उस पॉइंट का लोकस। समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लीजिए एक मेरे पास पॉइंट है, उसको मैंने येलो कलर के पेंट में डुबो दिया, ठीक है। अरे सर पॉइंट को डुबो दिया, कैसी बातें करते हो सर? क्या खाया था आज ब्रेकफास्ट में? आइए दोबारा सुनिए। उस पॉइंट को मैंने येलो कलर के पेंट में डुबो दिया, ठीक है सर। फिर उस पॉइंट को मैंने बोर्ड पे यहां छोड़ दिया, ये वो वाला पॉइंट है, ठीक है सर। अब इस पॉइंट को बोला मैंने कि तू ये जो पॉइंट, दूसरा पॉइंट है, इसको मैं थोड़ा नाम दे देता हूं। ए पॉइंट से हमेशा एक फिक्स डिस्टेंस पे रहेगा। क्या रहेगा? हमेशा एक फिक्स डिस्टेंस पे रहेगा। वो डिस्टेंस को मैंने नाम दे दिया, लेट अस अज्यूम आर नाम दे दिया। इस डिस्टेंस पे ही रहेगा ये हमेशा। क्या बोल दिया मैंने? ये इस डिस्टेंस में रहेगा। बाकी तू कहीं मर्जी जा, लेकिन हमेशा दूरी आर रहेगी और इस बोर्ड के बाहर नहीं आ सकता। मतलब कि ये पॉइंट उठ के यहां नहीं आ सकता, रहेगा इसी प्लेन में। प्लेन में मतलब बोर्ड के प्लेन में। तो ये जो पॉइंट था इसमें बहुत एनर्जी थी। ये क्या बोला? मेरे को तो मूव करना है। अब ये मूव नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कंडीशन लगी हुई है। लेकिन ये एक डायरेक्शन, कुछ एरिया में मूव कर सकता है। वो एरिया कौन सा होगा? कुछ ऐसे मूव कर सकता है ये सर्कल। ये पॉइंट जो है वो ऐसे मूव करता है। क्यों? क्योंकि अगर यहां पे भी आया तो भी अभी भी डिस्टेंस कितनी रही? आर रही। और इस प्लेन में भी रहा। यहां पे आया तो भी डिस्टेंस कितनी रही? आर रही, इसी प्लेन में रहा। सिमिलरली यहां पे भी आया तो भी डिस्टेंस कितनी रही? आर रही। तो ये बार बार इसी प्लेन में ऐसे मूव करता गया, और जब मूव करता गया तो एक पगडंडी बन गई। येलो कलर जो इसके ऊपर लगा हुआ था उसने वो बोर्ड पे छोड़ दिया। तो हमें ये जो फिगर दिखाई दिया इसको हम क्या बोलते हैं? लोकस ऑफ अ पॉइंट, जो कि क्या आया? एक सर्कल आया। तो सर अब हमें समझ में आया कि आपने लोकस क्यों पढ़ाया। सर्कल क्या है? सर्कल एक लोकस है। किसका? एक पॉइंट का। क्या कंडीशन है उसके ऊपर? कि वो एक फिक्स पॉइंट से, ये रहा फिक्स पॉइंट आपका, एक फिक्स दूरी पर, ये रही फिक्स दूरी आपकी, हमेशा रहेगा और इस प्लेन में रहेगा, प्लेन के बाहर नहीं आएगा। ये चीज समझ में आई? अब आप लोगों के लिए छोटा सा सवाल, अगर ये प्लेन के बाहर भी आ सकता तो फिर ये कौन सी शेप या कौन सा फिगर बनाता, वो आप लोग मुझे बताओगे। तो हमें समझ में आया कि सर सर्कल क्या होता है? सर्कल इज कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स। अगर हम 9th क्लास के अकॉर्डिंग बात करें तो कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। और अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स में बात करें तो सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in a plane such that it is at a fixed distance from a fixed point। बात एक ही है, ज्यादा एक्यूरेट कौन सी है वो आप लोगों को समझना है। हम थोड़े हाई लेवल पे लेके जा रहे हैं आपको, क्योंकि आप तो जानते हो ये बात। तो आइए वापस चलते हैं दोस्तों। ये हमारे सर्कल की डेफिनेशन आ गई। जो वो फिक्स डिस्टेंस था, जो वो फिक्स डिस्टेंस था वो क्या होगा? बिल्कुल सही बोले, रेडियस होगा। और जो वो फिक्स पॉइंट था वो क्या होगा? बिल्कुल सही बोले, सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है सर, समझ में आया? अब ये जो सर्कल है बेटा, ये इस प्लेन को 3 रीजन में डिवाइड कर रहा है। कौन कौन से रीजन है वो देखिए ध्यान से। एक रीजन आप ये बोल सकते हो बाहर वाला, एक ही अंदर वाला बोल सकते हो, और एक ही इसके ऊपर जो पॉइंट है वो तीसरा रीजन हो गया। तो अ सर्कल डिवाइड्स अ प्लेन इन 3 पार्ट्स। इसको हम बोलते हैं आउटर रीजन, इसको बोलते हैं इनर रीजन, एंड ये ऑन द सर्कल। यही चीज मैंने आपको यहां पे भी लिखी हुई है, इनसाइड द सर्कल
ऑन द सर्कल एंड आउटसाइड द सर्कल, 3 रीजन में हम डिवाइड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपके लिए नहीं हो सकती हैं, तो उनको ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं के ऊपर सारी थ्योरम्स भी आएंगी, सारे क्वेश्चंस भी इन्हीं के ऊपर आएंगे। और अगर हमें यही नहीं पता कि क्या चीज है ये, तो फिर कैसे काम चलेगा सर? तो आइए सबसे पहले बेटा समझते हैं कोड क्या होता है। कोड ऑफ अ सर्कल। बेटा कोई भी अगर सर्कल है, उसके ऊपर कोई भी 2 पॉइंट आपको सर्कमफ्रेंस के ऊपर दे दिए, अभी बताया ना, ऑन द सर्कल दे दिए, और अगर उन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं, तो ये जो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट आया ए बी, इसको हम क्या बोलते हैं? कोड ऑफ द सर्कल। अब एक क्वेश्चन आता है, सर कोड तो फिर तो बहुत सारी होंगी। ऑब्वियसली देयर आर इनफाइनाइट कोड्स, कैसे ही बना लो। यहां पे एक पॉइंट है, यहां से ऐसे ज्वाइंट कर दिया तो ये भी कोड होगी ई एफ, और भी कोड आ जाएंगी, बहुत सारी कोड होंगी, एम एन, ये वाली कोड। ये आगे नहीं है, ये तो हम भावनाओं में बह गए तो थोड़ा सा आगे एक्सटेंड हो गया। तो ये सारी क्या है? कोड है। और जो लार्जेस्ट कोड होती है वो क्या होती है? वो डायामीटर होती है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बेटा देखिए, सेंटर पे जाओगे तभी तो सबसे बड़े, सेंटर से पास करने वाली लाइन ही सबसे बड़ी होगी। तो हम बोल सकते हैं लार्जेस्ट कोड कौन सी होती है? डायामीटर होती है। और डायामीटर तो आपको पता ही है, ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। ठीक है सर, कोड समझ में आ गया हमें। कोड होती है 2 पॉइंट सर्कमफ्रेंस के ऊपर उठाए, उनको ज्वाइन कर दिया तो लाइन सेगमेंट बनी, उसको हम कोड बोल रहे हैं। ठीक है सर। फिर होता है बेटा आर्क। आर्क का मतलब क्या होता है? ये जो सर्कमफ्रेंस के ऊपर जो बन रहा है उसको हम आर्क कहते हैं। देखिए कोड तो ये थी, यहां पे ऐसे ज्वाइन करता तो कोड हो जाती, और अगर सर्कमफ्रेंस के ऊपर ही बात कर रहा हूं तो उसको हम क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। अब आर्क दो टाइप के होते हैं बेटा। एक होता है माइनर आर्क, माइनर मतलब छोटे बच्चे, तो ये छोटा आर्क, एंड कोरस्पॉन्डिंगली दूसरा क्या होगा? मेजर आर्क। मेजर जो बड़ा हो जाता है उसको मेजर आर्क बोलते हैं। तो ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है कि ये वाला छोटा है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? माइनर आर्क। इसके दूसरे साइड ए सी बी जो होगा उसको क्या बोलते हैं? मेजर आर्क। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है वो देख लीजिए। जैसे अगर ये लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं आर्क ए बी। ऊपर ऐसे सिंबल बना देते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये ऐसे सिंबल बनाया हुआ आर्क ए बी लिखा हुआ है ये। ठीक है। और अगर सर आपने बता दिया मेजर आर्क और माइनर आर्क बता दिया, लेकिन अगर मान लीजिए जैसे सर्कल आपने ड्रॉ किया था, यहां पे एक और सर्कल ड्रॉ करा है आपने, और इसके ऊपर ये डायमीटर है, तो ये जो ए बी हुआ वो क्या होगा? ये वाला आर्क कौन सा होगा? तो इन आर्क को बोलते हैं बेटा, दीज आर्क आर इक्वल एंड ईच इज कॉल्ड एज अ सेमी सर्कल बोल देते हैं उसको। आर्क बोलने की बजाय क्या बोल देते हैं? सेमी सर्कल बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ध्यान से, ये वाला लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों क्या होंगी? बराबर होंगी। तो वी कांट से कि एक छोटा और एक बड़ा है, तो इसलिए हम क्या बोल देते हैं उसको? सेमी सर्कल। ये तो आपको पता ही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेगमेंट क्या चीज होती है? देखिए ध्यान से, जैसे कि 2 पॉइंट को ज्वाइन किया तो ए बी क्या है? ए बी इज अ कोड, और उस कोड के कॉरस्पॉन्डिंग ये जो रीजन आया, इसको हम क्या बोल देते हैं? सेगमेंट। और जैसे आर्क माइनर और मेजर था, वैसे सेगमेंट भी माइनर और मेजर होता है। तो छोटा होगा उसको क्या बोल देंगे? माइनर सेगमेंट। जो बड़ा होगा उसको क्या बोल देंगे? मेजर सेगमेंट। सो दिस इज द माइनर सेगमेंट ए बी, एंड जो बचा हुआ है वो क्या है? मेजर सेगमेंट ए बी। इसको बोल सकते हैं मेजर सेगमेंट। सिंपल। सिमिलरली अब हम बात करते हैं सेक्टर की। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। बेसिक टर्म्स है बच्चे, एक बार अगर कोई देख लेगा तो उसे पता लग जाएगा कि हाँ इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। तो बस सुनते जाइए, ये थ्योरी आपके पास रहेगी। जब भी मन करे उठाया थ्योरी। जो नहीं समझ में आ रहा, अच्छा कोड क्या होती है? दोनों पॉइंट को ज्वाइन करें, लाइन कोड होती है। सेगमेंट क्या होता है? अच्छा रीजन वाला सेगमेंट होता है। आर्क क्या होता है? वो आर्क होता है। ठीक है। उसके बाद क्या आता है? सेक्टर। सेक्टर क्या होता है बेटा? देखिएगा ध्यान से, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर तो आपको समझ में आ रहा होगा। जो छोटा सेक्टर होगा उसको माइनर सेक्टर बोलेंगे सर, और जो बड़ा होगा उसको मेजर सेक्टर बोलेंगे। लेकिन सेक्टर क्या होता है सर? ये तो आपने बताया ही नहीं। तो देखिएगा ध्यान से, द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड 2 रेडियाई, रेडियाई मतलब 2 रेडियस, joining the center to the end points of the arc is called as a sector.
बेसिकली मतलब क्या हुआ बच्चे कि ये दो रेडियाई, एक रेडियाई ये, एक रेडियाई ये, और एक जो आर्क है, इन तीनों के बीच का जो रीजन होगा उसको हम क्या बोल देते हैं, सेक्टर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं दोस्तों, सेक्टर। तो ये आपका क्या आ गया, सेक्टर। और ऑब्वियसली माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर आपको समझ में आ ही गया होगा सर। अरे सर क्या सस्ते सस्ते कंसेप्ट बता रहे हो, ये तो हमें पता है। लोकस नहीं पता था आपको, कुछ तो नया सीख चुके हो पहले 10-15 मिनट में ही। ऐसा तो कुछ नहीं है कि सर ये तो पता ही था। अरे नहीं दोस्तों, सीखने के लिए आए हो, हमेशा इस चीज पे ध्यान रखिए कि सीखना है आपको। देखिए चलिए छोड़िए, किसी और दिन ज्ञान देंगे आपको, लेकिन आज चैप्टर कंप्लीट करते हैं बेटा। पेपर्स आ रहे हैं सर, तो पढ़ा दीजिए। तो हमें समझ में आया होगा माइनर सेक्टर क्या होता है, मेजर सेक्टर क्या होता है, एंड सेगमेंट क्या होता है, मेजर सेगमेंट क्या होता है, आर्क क्या होता है। ये सब चीजें कोड जो होती है वो हमें समझ में आ गई। प्लीज सेक्टर और सेगमेंट में कंफ्यूज मत होइएगा, एक बार दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिएगा, क्योंकि इनके ऊपर आगे भी चैप्टर्स हैं आपके, तो प्लीज ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। सेक्टर में रेडियस इंक्लूड होती है, सेगमेंट में नहीं होती है। सेगमेंट में ये वाला रीजन जो होता है उसको हम सेगमेंट बोलते हैं। कोड के थ्रू बना हुआ जो रीजन है उसको सेगमेंट, और रेडियाई के थ्रू बना हुआ जो रीजन है उसको सेक्टर बोलते हैं। चलिए अब एक और चीज समझने की कोशिश करिए। देखिए किसी भी पॉइंट के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है, इसके यहां पे मैं खड़ा हूं, अगर मैं पूरा ऐसे यू टर्न लेके घूमूं तो मेरी जो आईज हैं अभी आपकी तरफ देख रही हैं, और वैसे वापस घूम के आऊंगा तो मेरी आईज कितने डिग्री का एंगल कवर करेंगी? ऑब्वियसली सर 360 डिग्री का एंगल कवर करेगी। वही चीज यहां पे लिखी हुई है कि अगर माइनर आर्क और मेजर आर्क जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करते हैं, अब ये क्या बोल दिया सर आपने, देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए ये सर्कल है एंड ये इसका सेंटर है, लेट अस अज्यूम। तो अगर मैं बोलूं आपको कि आर्क ए बी जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है वो ये वाला एंगल होगा, थीटा। सिमिलरली यू कैन से कोड ए बी इज ऑल्सो सबटेंडिंग एंगल थीटा एट द सेंटर। ये चीज समझ में आनी चाहिए कि सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं हम। अगर मैं आर्क ए बी की बात करूंगा तो आर्क ए बी कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, थीटा। सिमिलरली कोड ए बी भी कितना सबटेंड कर रहा है, ऑब्वियसली एंगल थीटा। एंड आर्क ए बी इज द माइनर आर्क सर। अब देखिए ध्यान से, अगर ये माइनर आर्क है और यहां पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया तो ऑब्वियसली ये वाला रीजन जो होगा वो क्या होगा, मेजर आर्क होगा। ये वाला इधर कहां कितना एंगल सबटेंड करेगा, लेट अस अज्यूम अल्फा कर रहा है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि थीटा प्लस अल्फा जो है वो 360 डिग्री के बराबर होगा? हाँ सर, क्योंकि ये पॉइंट के चारों तरफ घूम गए हो आप, तो पूरा एंगल कितना होगा, 360 डिग्री होगा। वही चीज यहां पे आपको लिखी हुई है कि आर्क, ये सिंबल होता है बेटा एंगल रिप्रेजेंट करने का। अगर एम ए बी लिखा हो ऐसे तो इसका मतलब क्या, एंगल बाय द आर्क ए बी एंड एंगल बाय द आर्क ए सी बी। ये आर्क ए बी है आपका और ये आर्क ए सी बी है, इन दोनों का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ऑब्वियस सी बात है सर, ये तो समझ में आ गया था। लास्ट पॉइंट देखिए ध्यान से, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये क्या होते हैं बेटा, ये ऐसे सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर तो सेम होता है लेकिन रेडियस अलग अलग होती है। जैसे आप देख सकते हो कि ये जो पहला सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है और ये तीसरा सर्कल है। इन तीनों सर्कल का सेंटर तो क्या है, ओ है सर, लेकिन सबकी रेडियस अलग अलग है। तभी तो, अगर सेम होती तो फिर ओवरलैप कर जाते। यही तो है, इनकी रेडियस क्या है, सेम है, नहीं सर इनकी रेडियस क्या है, अलग है। एंड सेंटर क्या है, सेंटर सेम है सर, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये नाम आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चंस में यूज होगा दोस्तों ये। तो आइए शुरुआत करते हैं पहली थ्योरम आप लोगों के लिए। फर्स्ट थ्योरम बेटा जो आपको सर्कल्स के अंदर कवर करनी है, या इनफैक्ट जो जितनी भी थ्योरम है सारी कवर करनी है। देखिए थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरम के प्रूफ आपके पेपर में आते हैं, ये तो आपको पता ही है।
तो उनको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए ताकि जरूरत ना पड़े, जैसे ही कोई थ्योरम दिखे तो उसको हम सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि एक बार तो थ्योरम सॉल्व करनी पड़ेगी ना। एक्सियम थोड़ी ना है सर, थ्योरम तो हमें प्रूव करनी पड़ती है, और ये प्रूफ पूछे जाते हैं दोस्तों। तो कौन सा पूछ ले, ये टीचर के ऊपर है, आपके स्कूल के ऊपर है, तो वो आप नहीं जज कर पाओगे, इसलिए हम पूरी तैयारी करके चलेंगे सर। तो आइए फर्स्ट थ्योरम क्या कह रही है बेटा, थ्योरम सेज दैट इक्वल कोड्स, कोड तो पता है सर, 2 पॉइंट ज्वाइन करते हैं तो वो वाली लाइन सेगमेंट कोड होती है, ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई दो कोड सेम है तो वो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेंगे वो भी सेम आएगा। तो देखिए ध्यान से क्या गिवन है, अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R। कभी भी अगर आपको ऐसा लिखा जाए COR, इसका मतलब क्या है बेटा, अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R। अगर यही चीज मैं ऐसे लिख दूं CA 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या है बेटा, अ सर्कल विद सेंटर A एंड रेडियस एज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया होगा। तो ये क्या दे रखा है बेटा, हमें एक सर्कल दे रखा है विद O एज द सेंटर एंड R एज द रेडियस, एंड इट्स टू इक्वल कोड्स। कोड कौन कौन सी बेटा, ऑब्वियसली सर एक AB कोड है और एक CD कोड है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर AD भी कोड है, जरूरी नहीं है AD एक कोड है बेटा। क्यों, क्योंकि ये फिगर ऐसे भी बन सकता था, ये AB और ये CD ऐसे भी बन सकता था, इसलिए हम नहीं बोल सकते कि AOD। अब AOD ओ ये रहा, क्या ये है, नहीं है सर। तो इसलिए ये फिगर में आपको लग रहा होगा कि AD कोड है, लेकिन AD कोड नहीं है। अब देखिए ध्यान से, हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ये वाला एंगल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और यू कैन से एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। तो ये तो सर याद आता है ब्रह्मास्त्र, पहले कॉन्ग्रेंस प्रूव करेंगे, कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे, और फिर क्या करेंगे, बाय सिपिसिटी प्रूव कर देंगे सर। तो देखिए ध्यान से, ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल कौन सा COD, कैन आई से AO इज इक्वल टू CO। क्यों, क्योंकि दोनों रेडियस है बेटा। देखो ध्यान से, AOB R है और COB R है। हाँ सर समझ में आ गया। सिमिलरली यू कैन से OB इज इक्वल टू OD। हाँ सर, क्यों, ये भी रेडियस है। एंड देन यू कैन से AB इज इक्वल टू CD। क्यों, इट इज ऑलरेडी गिवन। क्या है बच्चे, गिवन है सर। तो कैन आई से बाय SSS ट्राइंगल, या ऐसे लिख सकते हैं, ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल COD। कौन से रूल से, बाय SSS, साइड 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 से क्या हो गए बेटा, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो कैन आई से कि बाय सिपिसिटी, बाय सिपिसिटी वी कैन से एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो हमें क्या समझ में आया कि अगर दो कोड्स बराबर हैं, एक कोड ये एक कोड ये, तो जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 क्या कह रहा है, अब ये इसका कन्वर्स आ गया। कन्वर्स का मतलब क्या हुआ बेटा, इफ द एंगल्स, पहले क्या था, कोड्स इक्वल थी, अब क्या, पहले क्या था, कोड्स इक्वल थी तो एंगल इक्वल है। अब क्या बोल रहा है कि अगर एंगल इक्वल है तो कोड्स इक्वल होंगी। देखिए ध्यान से, इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कोड्स ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, देन कोड्स आर इक्वल। ठीक है सर। इस केस में हमें क्या प्रूव करना है बेटा, कि लेंथ AB इज इक्वल टू लेंथ CD, क्योंकि कोड तो यही है, एक AB है और दूसरी कौन सी कोड है, CD है। तो सेम वे से देखिए ध्यान से, क्या मैं बोल सकता हूं, ट्राइंगल
AOB एंड ट्राइंगल COD की बात कर रहे हैं। कैन आई से AO इज इक्वल टू CO, दोनों रेडियस के बराबर है। हाँ सर। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, क्यों? अरे सर गिवन है, तो कैन आई से ये गिवन है। हाँ सर समझ में आ गई, ये गिवन था। ये देखिए ध्यान से लिखा हुआ है, एंगल्स तो क्या थे? बराबर थे सर। एंड देन यू कैन से OB इज इक्वल टू OD, ईच रेडियस। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये भी तो ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, सारी तो रेडियस है, और रेडियस तो बराबर होगी क्योंकि रेडियस तो एक ही होती है। फिक्स डिस्टेंस, एक सर्कल की तो एक ही रेडियस होगी ना। अरे क्या बोल, एक यूनिट तो सेम ही होगी ना बेटा। अब आप ऐसे बोल सकते हो सर AO भी रेडियस है, OD भी रेडियस है, ये तो अलग अलग रेडियस है। अलग अलग रेडियस नहीं है, वैल्यू तो सेम ही है, क्योंकि वो तो फिक्स क्या है? डिस्टेंस है, और डिस्टेंस तो फिक्स क्या होगा? ऑब्वियस फिक्स डिस्टेंस का मतलब कांस्टेंट होगा। सिंपल सी बात है सर, क्या बच्चों वाली बात बताते हो सर। चलिए कमिंग बैक, कैन आई से बाय SAS दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए। ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल COD बाय SAS, और जैसे ये आया तो बाइसिपिसिटी। अब ब्रह्मास्त्र लिख नहीं रहा, आप भी मत लिख दीजिएगा, पेपर में जाके पता लगा बाय ब्रह्मास्त्र। वी कैन से AB इज इक्वल टू CD, और यही हमें प्रूव करना था। और पिछले प्रूफ में एक इंपॉर्टेंट शब्द रह गया, कौन सा? वो आप लोग बताओगे। यहां लिखना होता है कुछ, क्या होता है बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रहा है? द परपेंडिकुलर फ्रॉम, परपेंडिकुलर का मतलब, अरे सर बताया तो था परपेंडिकुलर, याद नहीं? अरे परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। हां सर याद आ गया। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है सर, टू अ कोड, किसके ऊपर? कोड के ऊपर अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, कहां से? सेंटर से, इट बाइसेक्ट्स द कोड, मतलब कोड को वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। क्या गिवन है आपको? कि ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है। प्रूव क्या करना है आपको? LP इज इक्वल टू LQ, मतलब कि ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है, ये आपको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करें? देखिए ध्यान से, सर दिख रहा है दो ट्राइंगल बन रहे हैं, बनाए गए हैं दोस्तों। हमने कंस्ट्रक्शन क्या की? OP और OQ को ज्वाइन कर दिया। ये आप यहां लिखा नहीं हुआ, लेकिन ज्वाइन कर दिया। अब देखिए ध्यान से, ट्राइंगल उठाया मैंने, ट्राइंगल OLP एंड ट्राइंगल OLQ। देखिए कितने इजी प्रूफ है। SAS, SSS। अब देखिए ध्यान से, कौन सी लग रहा होगा, देखते हैं ध्यान से। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि OL इज इक्वल टू OL? ऑब्वियसली क्या है सर? कॉमन है। ये आपको देख के समझ में आ गया होगा कौन सा रूल लग रहा है। अगर नहीं आया तो प्रैक्टिस की कमी है दोस्तों। दोनों ट्राइंगल को देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा रूल लग रहा है। कैन आई से एंगल OLP इज इक्वल टू एंगल OLQ, क्यों? ईच 90 डिग्री। हाँ सर समझ में आ गया। एंड कैन आई से OP इज इक्वल टू OQ, क्यों? ईच इज रेडियस सर। तो कैन आई से राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड, RHS से बाय RHS ट्राइंगल OLP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल OLQ। कौन से रूल से? RHS, राइट हैंड साइड नहीं, राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड। तो बाइसिपिसिटी वी कैन से कि OL, और यू कैन से OL तो लिख दिया, वी कैन से LP इज इक्वल टू LQ।
सो LP इज इक्वल टू LQ, और यही हमें प्रूव करना था। तो यहां पे हमने शब्द लिख दिया, कौन सा? मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चे, तो ये थ्योरम थी, हमने प्रूव कर दी है। अभी तक हम 3 थ्योरम प्रूव कर चुके हैं। पहली थ्योरम क्या थी बेटा? कि अगर इक्वल कोड्स हैं तो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी। दूसरी थ्योरम क्या थी? अगर कोड्स सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रही हैं तो कोड्स बराबर होंगी। थर्ड थ्योरम क्या है? अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं सेंटर से किसी कोड के ऊपर तो वो उस कोड को बाइसेक्ट करेगा। तो आइए फोर्थ थ्योरम पे चलते हैं दोस्तों। फोर्थ थ्योरम क्या कह रहा है बच्चे? द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल, क्या बोला? द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोड इज परपेंडिकुलर। ऑब्वियसली थर्ड थ्योरम का कन्वर्स है। थर्ड थ्योरम में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था तो वो बाइसेक्ट कर रहा था। अब क्या बोल रहा है? अगर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि बाइसेक्ट कर रहा है तो वो परपेंडिकुलर होगा। सिंपल है। क्या गिवन है आपको? अ कोड PQ विद सेंटर विद मिड पॉइंट क्या दे रखा है आपको? M। कंस्ट्रक्शन क्या किया आपने? OP और OQ को ज्वाइन कर दिया। अगर मिड पॉइंट M है तो यहां से आपको यह समझ में आ रहा है कि क्या दिया है? PM इज इक्वल टू MQ। देखो ध्यान से, साफ साफ दिख रहा है। हमें प्रूव करना है OM इज परपेंडिकुलर टू PQ। तो ट्राइंगल उठाएंगे, ट्राइंगल OMP एंड ट्राइंगल OMQ, ये दोनों ट्राइंगल उठाए। कैन आई से OM इज इक्वल टू OM? क्यों? कॉमन। कैन आई से PM इज इक्वल टू QM? क्यों? गिवन है सर, ये तो यही तो गिवन है। एंड थर्ड क्या बोल सकता हूं? OP इज इक्वल टू OQ। क्यों? ईच रेडियस। हाँ सर, तो बाय ट्रिपल S OMP is congruent to triangle OMQ by SSS. So from here you can say by CPCT angle OMP is equals to angle OMQ। हाँ सर समझ में आ गया, दोनों एंगल बराबर हो गए। लेकिन सर ये थोड़ा ना प्रूव करना था कि दोनों एंगल बराबर है। प्रूव क्या करना था कि दोनों एंगल्स का प्रूव क्या करना था? OM किसके परपेंडिकुलर है? PQ के। इसका मतलब क्या हुआ? आपको एक तरह से ये प्रूव करना था कि एंगल OMQ इज इक्वल टू एंगल OM। व्हाइट में लिख देता हूं बेटा। क्या प्रूव करना था? इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, एंगल OMQ इज इक्वल टू एंगल OMP इक्वल टू 90 डिग्री। यही प्रूव करना था। ठीक है सर, देखिए ध्यान से, क्या मैं बोल सकता हूं कि एंगल OMP प्लस एंगल OMQ का सम 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है? लीनियर पेयर हैं सर। लीनियर पेयर हैं सर, और ये हम पढ़ के आए हैं। लीनियर पेयर हैं तो इनका सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। लेकिन दोनों तो आपस में क्या है? बराबर हैं। तो वी कैन से कि एक को रिप्लेस कर दिया दूसरे से, तो OMP कितना आया? ट्वाइस ऑफ OMP किसके बराबर आया? 180 डिग्री। 2 नीचे की साइड जाएगा तो क्या बचेगा? एंगल OMP इक्वल टू 90 डिग्री। और OMP तो OMQ के बराबर है। तो हमने प्रूव कर दिया कि OM इज परपेंडिकुलर टू PQ। सिंपल सा प्रूव था दोस्तों। दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट किया, देन एंगल्स को बराबर किया, देन लीनियर पेयर की हेल्प से उसको परपेंडिकुलर प्रूव कर दिया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रही है बच्चा आपको? देखिए कितने सस्ते सस्ते थ्योरम है। आप ऐसे ही डरते हो रहे हो, सॉरी इतनी सारी थ्योरम है, कुछ भी तो नहीं है, देखते ही तो सॉल्व हो रही है। एक ये तो मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज तो टाइम लगना ही नहीं था। RHS, SAS, SSS, यही तो रूल्स लग रहे हैं। और क्या है? जो आपने सीख के आए वो रूल्स लगा रहे हो। देखिए ध्यान से, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर
इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। हमें क्या बोला गया बेटा, अगर कोड्स इक्वल है तो वो सेंटर से दूरी अगर देखेंगे, और दूरी कौन सी देखते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात होती है बेटा। जब भी डिस्टेंस की बात होती है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैथमेटिक्स में बात करते हैं, अगर गिवन नहीं है तो। अगर ऐसा लिखो ना डिस्टेंस, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वी आर डीलिंग विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस हियर। तो हमें क्या बोल रहा है, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस, वो क्या है, बराबर दूरी पे हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है सर, हमें क्या बोला गया है कि टू कोड्स AB and CD of a circle COR such that AB is equals to CD। ठीक है सर, समझ में आ गया, AB किसके बराबर दे रखी है, CD के। और क्या बोला गया, डिस्टेंस OL जो है वो AB के परपेंडिकुलर है, OL जो है वो AB के परपेंडिकुलर है, और OM जो है वो CD के परपेंडिकुलर है। प्रूव क्या करना है, OL is equals to OM, यही तो प्रूव करना है। परपेंडिकुलर तो गिवन है, लेकिन प्रूव क्या करना है कि वो परपेंडिकुलर जो है वो क्या है, बराबर है। तो OL इज इक्वल टू OM प्रूव करना है हमें। क्या किया कंस्ट्रक्शन आपने, AC और OC को ज्वाइन कर दिया, AO और OC को ज्वाइन कर दिया। ठीक है सर, देखिए ध्यान से, अभी आपने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, किसको, कोड को। सर यही तो थ्योरम पढ़ के आए थे अभी हम, ये देखिए ध्यान से, The perpendicular from the center of a circle bisects the chord। ठीक है सर, बाइसेक्ट करता है। अब ये भी तो परपेंडिकुलर है, तो ध्यान से देखिए, प्रूव कर रहा हूं बच्चे। कैन आई से OM is perpendicular to AC, sorry, OM is perpendicular to CD, therefore can I say CM is equal to MD is equals to half of CD। यहां पे ब्रैकेट में लिख सकते हो कि, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, रीजन लिख दोगे। थ्योरम नंबर 4 जो आपने, या 3 जो भी थी वो आपने सीखी कि परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द कोड बाइसेक्ट्स द कोड। ठीक है सर, सिमिलरली यू कैन से OL is perpendicular to AB, so AL is equal to LB is equal to half of AB। ये चीज समझ में आई। इसका भी रीजन लिख सकोगे, कौन सा, कि कोड परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड। लेकिन सर ये क्या कर दिया आपने, बट AB is equals to CD, ये तो गिवन है, AB जो कोड है वो CD के बराबर है। तो फ्रॉम हेयर यू कैन से कि CM is equal to, कैन आई से AL। ऑब्वियसली सर, ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। बस यही चाहिए था मुझे। क्यों, देखिए ध्यान से, कैन आई से ट्राइंगल OMC एंड ट्राइंगल OLA, ओला। ठीक है, तो हम किसी को, चलिए OLA, ट्राइंगल OLA एंड OMC, वी कैन से, कैन आई से CM इज इक्वल टू AL। प्रूव्ड, ये हमने प्रूव किया है अभी। ठीक है सर, CM इज इक्वल टू AL। नाउ कैन आई से एंगल OMC is equals to angle OLA each 90 डिग्री। हाँ सर, समझ में आ गया, दोनों क्या है, 90 डिग्री। एंड लास्ट कैन आई से OC is equals to OA। क्यों, रेडियस है दोनों सर। तो बाई, ये देखो, एक तो ये मार्क किया, हाइपोटेन्यूस होगी, राइट एंगल हो गया, और साइड होगी। तो RHS से दोनों ट्राइंगल क्या हुए, कॉन्ग्रेंट हो गए। और बाय सिंप्लिसिटी वी कैन से, तो यहां से ऐसे लिख सकते हो आप, ट्राइंगल OLA इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल OMC बाय RHS एंड बाय सिंप्लिसिटी OL इज इक्वल्स टू OM। और यही आपको प्रूव करना था। रीजन लिख दीजिएगा, बाय
CPCT। ठीक है, तो CPCT से हमने प्रूव कर दिया। पहले देखा हमने दोनों कोड्स बराबर हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हुए थे, तो परपेंडिकुलर क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, तो उनके हाफ्स भी ऑब्वियसली बराबर होंगे। अगर दो चीज बराबर है उनके हाफ भी क्या होंगे, बराबर होंगे सर। तो जैसे उनके हाफ बराबर हुए तो हमें पता लग गया कि एक तो साइड, एक राइट एंगल और एक हाइपोटेन्यूस सेम आ रही है, तो बराबर आ रही है, तो वी कैन से दोनों ट्रायंगल क्या हुए, कॉन्ग्रेंट हुए, और बाय CPCT जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्या कर रहा है, इसी का कन्वर्स है, क्या कर रहा है, कोड इक्वी डिस्टेंस। पहले क्या था बेटा, अगर कोड्स बराबर हैं तो वो सेम दूरी पे होंगी। अब क्या बोल रहा है, अगर कोड्स सेम दूरी पे हैं तो वो बराबर होंगी। कोड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज आर इक्वल इन लेंथ, आर इक्वल इन लेंथ। क्या बोला बेटा, कोड्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है बच्चे, हमें उसी का कन्वर्स है ये पिछले थ्योरम का ही सर। अब हमें क्या दे रखा है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है बेटा, बराबर है। एक ये बराबर, ये इसके बराबर हो गया, OL इज इक्वल टू OM। प्रूव क्या करना है कि AB और CD के बराबर है। ठीक है सर, देखिए ध्यान से, कैनाई से ट्राइंगल उठा लीजिए जल्दी से, कंस्ट्रक्शन OA OC से ज्वाइन, OA और OC ज्वाइन कर दी है, ट्राइंगल उठाइए जल्दी से, OLA एंड ट्राइंगल OMC। कैन आई से OL इज इक्वल टू OM, ये तो सर गिवन था। ठीक है सर, कैन आई से एंगल OLA इज इक्वल टू एंगल OMC, ईच 90 डिग्री है सर, ईच क्या है 90 डिग्री, एंड OA इज इक्वल टू OC, क्यों, रेडियस है सर। तो बाय RHS दोनों साइड क्या हो, दोनों ट्राइंगल क्या हुए, कॉन्ग्रेंट हो गए सर। तो वी कैन से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है। ट्राइंगल कौन कौन से, OLA इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल OMC। हाँ सर, समझ में आ गया। फ्रॉम हेयर यू कैन से LA इज इक्वल टू MC। अगर इसका ट्वाइस करूं दोनों साइड से, 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो वी कैन से ट्वाइस ऑफ LA। ये जो है, कैन आई से AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ LA। हाँ सर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड, ये मुझे पता है। तो वी कैन से अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और उन दोनों इक्वल पार्ट को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो बड़ी कोड आ जाएगी। तो वी कैन से AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ LA, तो यहां से क्या आ जाएगा AB, एंड CM क्या ट्वाइस क्या है बेटा, CD, ट्वाइस ऑफ CM। तो वी कैन से ये किसके बराबर आ गया, CD के, और यही हमें प्रूव करना था। देखिए इतने आसान प्रूव हैं, इसीलिए थोड़ा तेज करवा रहा हूं आपको। मेरे को उम्मीद है, क्योंकि इतने दिनों में स्पीड तो बना ही ली होगी, अगर नहीं बनाई है तो बना लीजिए दोस्तों। ऐसा नहीं होगा कि आपको पेपर में बहुत ज्यादा टाइम मिल जाए। बिल्कुल लेंथी पेपर भी आ सकता है, बिल्कुल छोटा पेपर भी आ सकता है, वो आपकी किस्मत और आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम तैयारी, देखिए मेरा जिंदगी में ये मानना है कि टफ काम को पहले कर लीजिए ताकि आसान काम और आसान लगे। तो अगर आप टफ काम कर लेते हो कि लेंथी पेपर को आपने जल्दी, जितना आपको टाइम मिला है उसमें सॉल्व कर लिया, तो अगर इजी पेपर आया तो उसको तो 2-3 बार सॉल्व कर देंगे हम सर गिवन टाइम में। तो हमेशा टफ चीजों की तैयारी करिए ताकि इजियर चीजें और इजी हो जाए। ठीक है, ज्ञान की बात थी ये। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट बड़ी इंटरेस्टिंग सी थ्योरम है बेटा। हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं बेटा, अगर एक ही लाइन के ऊपर 3 पॉइंट्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो उन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट। अगर एक लाइन के ऊपर ना होके कोई यहां पे पॉइंट है तो हम बोलेंगे कि ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। और अब पते की बात है कि अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हैं, समझ में आ गया, नॉन कोलिनियर मतलब कि उन तीनों को एक लाइन में फिट नहीं कर सकते। अगर लेट अस अस्यूम मैं बीच वाला गायब कर देता हूं, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, अगर इन तीनों पॉइंट की बात कर रहा हूं तो ये
किसी भी एक लाइन में फिट नहीं होंगे। देखो इन दोनों को एक लाइन में फिट कर सकते हैं, इन दोनों को एक लाइन में फिट कर सकते हैं, इन दोनों को एक लाइन में फिट कर सकते हैं, लेकिन तीनों को किसी एक लाइन के अंदर फिट नहीं कर पा रहे, तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है। और जैसे ही नॉन कॉलिनियर पॉइंट हुआ तो हमें एक सर्कल मिल जाएगा जो इन तीनों पॉइंट से पास हो रहा होगा। ऐसा कैसे, उसी के लिए तो थ्योरम है। देखिए ध्यान से, थ्योरम क्या कह रहा है, देयर इज वन एंड ओनली वन। पहली बात तो एक एंड सिर्फ एक सर्कल है पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स अगर गिवन है तो एक सर्कल होगा और एक ही सर्कल होगा। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, प्रूव करके दिखाइए। देखिए ध्यान से, अभी तक आपने ये चीज नोटिस की होगी कि जैसे मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, तो अगर ये कोड है ए बी, यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये बाइसेक्ट करता है। हाँ सर, समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अच्छा अगर एक और कोड होती, इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ दोस्तों, देखिए ध्यान से, अगर लाइन सेगमेंट है ए बी, यहां पे एक कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्ट भी करता हो, ये इसके बराबर हो और ये 90 डिग्री हो, उसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। सिमिलरली अगर ये कोड है सी डी, इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करूंगा तो ये 90 डिग्री, तो ये कहीं ना कहीं जाके मिलेगा। और वो पॉइंट तो मुझे पता है सर क्या होता है, सेंटर होगा। क्यों? क्योंकि सेंटर से ही तो परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करते हैं तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है। हाँ सर, समझ में आ गया। अब बात वापस आते हैं थ्योरम पे। थ्योरम क्या कह रहा है कि हमें प्रूव करना है कि एक सर्कल तो होगा और वो सिर्फ एक ही सर्कल होगा, वो भी प्रूव करना है। देखिए ध्यान से, हमें दे रखे हैं 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स पी क्यू आर। ठीक है सर, हमें प्रूव करना है देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन सर्कल, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू पी क्यू आर। ठीक है सर, हमने क्या किया बेटा, कंस्ट्रक्शन क्या की, ज्वाइन पी क्यू एंड क्यू आर, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, पी क्यू को और क्यू आर को। ये पॉइंट था बेटा, ये भी पॉइंट था और ये तीनों पॉइंट थे। अब हमने इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। अब ये मत कहना कि ये 90 डिग्री बना रहा है सर, ऐसे कैसे, थोड़ा दूर लेके जाओ, कहीं पे भी ले जाओ, आपका जहां मन करे वहां ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एक प्लेन पे रखिए बस। ठीक है, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ पी क्यू एंड क्यू आर। क्यू आर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए। वो कैसे ड्रॉ करते हैं ये आपको आना चाहिए। यहां कंपास रखी, आर्क, चाप काटिए, हिंदी में बोलते हैं चाप काटिए। हमारे एक टीचर थे, वो मतलब किसी और चीज की तैयारी करवाते थे तो वो बोलते थे चाप काटिए, अलग सा फील आता है। तो कट एन आर्क, ऊपर आर्क नीचे आर्क, सिमिलरली सेम लेंथ से ऊपर आर्क नीचे आर्क, तो उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा। सिमिलरली यहां रखिए और ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा। ठीक है सर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सिंस पी क्यू आर नॉट कोलिनियर, कोलिनियर तो है नहीं। ठीक है सर, समझ में आया। अच्छा एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था कि देखिए ध्यान से, जैसे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस पॉइंट से अगर मैं इस पॉइंट को ज्वाइन करता हूं और इस पॉइंट को ज्वाइन करता हूं तो ये डिस्टेंस हमेशा इस डिस्टेंस के बराबर आएगा। क्यों? ध्यान से देखिए, ये कॉमन, ये इसके बराबर और ये 90 डिग्री, एस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो बाय सिपिसिटी ये दोनों साइड्स भी कॉमन हो, बराबर होगी। अगर ये पॉइंट यहां होता तो भी बराबर आते, ये वाली लेंथ इसके बराबर आती, ऑब्वियसली ये वाली लेंथ, ये ओ ये के, ऑब्वियसली ओ बी जो होती वो ओ ए के बराबर आती, लेकिन ओ बी जो है वो ओ के बी के बराबर नहीं आती। ऑब्वियस सी बात है, वो तो के बी तो ये वाली लेंथ है, तो अलग अलग लेंथ है, लेकिन ओ बी ओ ए के बराबर आती। क्यों? क्योंकि अब ये कॉमन हो जाती और ये बराबर है ही और 90 डिग्री। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी, अगर ये आपकी लाइन सेगमेंट है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट उठाओगे, जैसे ये पॉइंट उठाया, इससे ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। चाहे यहां उठा लीजिए, ये वाला डिस्टेंस इसके बराबर होगा, ये वाला डिस्टेंस इसके बराबर होगा, यहां से नीचे से उठा लीजिए, ये वाला डिस्टेंस इसके बराबर होगा। सारे डिस्टेंस ये क्या होंगे, आपस में बराबर नहीं होंगे, लेकिन एक दूसरे के बराबर जरूर होंगे। यही तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब हुआ। तो आइए समझते हैं। अब देखिए ध्यान से,
तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये लेंथ, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, कैन आई से OP इज इक्वल टू OQ? हाँ सर, अभी आपने समझाया एस से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, तो वी कैन से कि OP OQ के बराबर है। सिमिलरली अगर मैं इसके लिए देखूं तो ये वाला लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर होगा। हाँ सर, दैट मीन्स OQ इज इक्वल टू OR। समझ में आ गया सर? आपने क्या किया, OP को OQ के बराबर, OQ को OR के बराबर, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू OR। और जैसे ही मुझे ये मिला, इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि ये डिस्टेंस भी रेडियस है, ये डिस्टेंस भी रेडियस है, और ये तीनों डिस्टेंस बराबर है, तो मैंने क्या ले लिया, रेडियस ले लिया, और यही पॉइंट को मैंने सेंटर मानते हुए एक सर्कल ऐसे ड्रॉ कर दिया। समझ में आया? ऑब्वियसली रेडियस है तो वो पॉइंट तो सर्कल के ऊपर लाई करेगा ही, क्योंकि दूरी कितनी है, R है, तीनों पॉइंट की दूरी R है, तो वी कैन से वो एक सर्कल पे लाई करेगा। तो हमें यहां से पता लग गया कि देयर विल बी वन सर्कल which passes through these 3 points P, Q, R since these are non-collinear। कोई भी 3 पॉइंट उठाओगे दोस्तों, तो वी कैन से, हाँ कोई भी 3 पॉइंट उठाओगे, जैसे मान लीजिए रैंडमली ये 3 पॉइंट उठाए थे मैंने, इसको रब करके दोबारा बना देता हूं। अगर ये रैंडमली 3 पॉइंट उठाए मैंने यहां से ऐसे 1, 2 और 3, तो मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया, इन दोनों को ज्वाइन किया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, तो ये जो पॉइंट आया वो सेंटर हो जाएगा। ये डिस्टेंस R, ये भी R और ये भी R, एक सर्कल हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। समझ में आया दोस्तों? तो कोई भी 3 पॉइंट उठाओगे तो आपका हमेशा सेंटर सही आएगा। अब लेकिन मुझे प्रूव करना है कि वो इकलौता सर्कल होगा, ये भी प्रूव कर देते हैं। इकलौता सर्कल के लिए मैंने क्या बोला बेटा, चलिए ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, कुछ तो आपको भी होमवर्क दें। बाय कॉन्ट्राडिक्शन यू कैन इजिली प्रूव, तो खुद ट्राई करिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट थ्योरम बड़ी ही इंटरेस्टिंग यूजफुल थ्योरम है। क्यों यूजफुल है? क्योंकि मैक्सिमम जो अलजेब्रा टाइप के क्वेश्चन होते हैं, या यू कैन से जो फाइंड दिस एंगल वाले क्वेश्चन होते हैं, वो इस थ्योरम के ऊपर डिपेंड करते हैं। बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस पे। क्या कह रही है ये थ्योरम कि टू द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by it on the remaining part of the circle। कुछ समझ में नहीं आया सर? ये क्या बता दिया आपने? देखिए दोस्तों क्या कह रहा है ये कि एंगल सबटेंडेड, कौन सा एंगल, कोई मान लीजिए कोई आर्क है PQ, इस आर्क का जो सेंटर पे एंगल सबटेंड किया गया है दैट इज POQ। एंगल कितना है? एंगल POQ। ये एंगल इज डबल, ये सेंटर पे जो है इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। समझ में आया कि ये जो PQ आर्क है, इससे जो सेंटर पे एंगल बना वो ये है एंगल POQ, और रिमेनिंग पार्ट से जो एंगल बना वो है PRQ। उसके क्या होगा? ट्वाइस होगा, एंगल PRQ के ट्वाइस होगा। यही आपको प्रूव करना है। ये देखो ये लिखा हुआ है एंगल POQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल PRQ। ठीक है सर, समझ में आ गया। अगर हम बड़ी बड़ी भाषा में बोलें तो समझ में सीधा आता है। अगर एक सर्कल है सर, यहां पे ये आर्क है, इसका जो सेंटर पे एंगल होगा, अगर ये 100 डिग्री है तो ये ऊपर की साइड कितना होगा? 50 डिग्री होगा। समझ में आ गया सर। अगर ऊपर की साइड 40 डिग्री है तो सेंटर पे 80 डिग्री होगा सर। समझ में आ गया सर, ये समझ में आ गया है सर। लेकिन प्रूव करिए ना सर। प्रूव भी कर देते हैं। देखिए ध्यान से, मैंने क्या किया बेटा, मैंने क्या किया, OR को ज्वाइन कर दिया। किसको? OR को ज्वाइन कर दिया और उसे एक्सटेंड कर दिया सच दैट वो M पॉइंट पे कट कर रहा है। ऐसा क्यों किया दोस्तों? देखिएगा ध्यान से। क्या मैं बोल सकता हूं एंगल
POM, कौन सा एंगल, ध्यान से देखिएगा, POM, ये वाला जो एंगल है, कैन आई से दिस एंगल इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल PRO? हाँ सर, तो कैन आई से दिस इज इक्वल टू एंगल PRO प्लस एंगल RPO, ये एंगल प्लस ये वाला एंगल। हाँ सर, समझ में आया। लेकिन सर ध्यान से देखिए आप ट्राइंगल को, इसको मैं नेमिंग कर देता हूं बेटा, ध्यान दीजिएगा। ये एंगल 1 दे दिया, ये एंगल 2 दे दिया, ठीक है सर, ये इन दोनों के सम के बराबर होगा, ये समझ में आता है। लेकिन आप ट्राइंगल PRO को ध्यान से देखिए, PRO RPO एक ही बात है। कैन आई से OR इज इक्वल टू OP? OR जो है वो किसके बराबर है बेटा? OP के बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? रेडियस है सर, और अगर दोनों बराबर हैं तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इनके अपोजिट वाले एंगल्स भी क्या होंगे? बराबर होंगे सर। इसका मतलब इसके अपोजिट एंगल 1 है, इसके अपोजिट एंगल 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दैट मींस एंगल 1 का क्या नाम है बेटा? RPO। RPO इज इक्वल टू एंगल 2 का क्या नाम है? ORP। थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, लेकिन एक ही बात है, ORP। कान को ऐसे पकड़ लिया बस, ORP, कान को थोड़ा टेढ़ा पकड़ लिया, लेकिन बात समझ में आ गई सर। एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2 के बराबर है सर। तो यहां से कैन आई से एंगल POM, कैन आई से एंगल POM किसके बराबर आ गया बेटा? ट्वाइस ऑफ एंगल PRO। PRO और RPO बराबर है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल PRO, ठीक है सर। सिमिलरली कैन आई से, अगर हम इस चीज में ध्यान दे बेटा, इस ट्राइंगल के अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर ध्यान दे हम, तो कैन आई से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा? हाँ सर, दोनों रेडियस है, उनके अपोजिट वाली साइड्स पे अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? बराबर होंगे सर। और इन्हीं दोनों का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो ध्यान से देखिएगा, जो मैं लिख रहा हूं, मैंने लिखा बेटा एंगल एंगल MOQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ORQ। OMQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ORQ। समझ में आ गया सर? आपने पहले इन दोनों का सम लिखा, फिर इस वाले एंगल को इस वाले एंगल से रिप्लेस कर दिया सर। समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ गया। सेम किया है। अब इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। देखिएगा ध्यान से, क्या किया है सर आपने इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया है। तो इनको ऐड करते ही क्या बना सर? देखो, POM प्लस MOQ किसके बराबर होगा? POQ के, एंगल POQ के। लेफ्ट हैंड साइड क्या आई सर? POQ आई, एंड राइट हैंड साइड देखिए 2 तो कॉमन आ गया, एंगल PRO ये वाला, एंड ORQ ये वाला। तो ये पूरा एंगल हो गया सर। हाँ सर, समझ में आ गया, ये पूरा एंगल होगा, विच इज PRQ, ट्वाइस ऑफ एंगल PRQ। और यही आपको क्या करना था? प्रूव करना था। ये मैंने कब प्रूव किया? जब माइनर आर्क हो। सिमिलरली सेमी सर्कल में भी आप प्रूव कर सकते हो, सेम रीजन आ जाएगा बेटा, दिस प्लस दिस, ये वाला दिस प्लस दिस, सेम केस हो जाएगा। सिमिलरली आप मेजर सेगमेंट में भी प्रूव कर सकते हो कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस का ट्वाइस, रिफ्लेक्स एंगल POQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल PRQ। ये आप खुद कर सकते हो, सेम मेथड है, और कुछ नहीं करना। देखो इसमें भी यही है, ये वाला एंगल 1 और 2 के बराबर है, 2 1 के बराबर है, तो ट्वाइस ऑफ 1 आ जाएगा। सिमिलरली 3 4 के बराबर है, बट ट्वाइस ऑफ ये वाला एंगल ट्वाइस ऑफ 3 आ जाएगा, तो हम प्रूफ कर देंगे। तो इजीली प्रूव कर सकते हैं। लेकिन थ्योरम बड़ी इंटरेस्टिंग है सर, कि हमेशा सेंटर पे जो एंगल होगा वो डबल होगा किसी आर्क के द्वारा दूसरे पार्ट पे अगर कोई एंगल सबटेंड किया गया है उसके। ठीक है सर, समझ में आ गया।
हम जब क्वेश्चन करेंगे तब पता लगेगा कि समझ में आया या नहीं आया। नेक्स्ट थ्योरम देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रहा है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। सेम सेगमेंट का मतलब क्या हुआ, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए ये कोड PQ देख रहे हैं हम, इसके एक इस सेगमेंट में एंगल ये रहा एक, और इसी कोड PQ से एक आर्क PQ से एक एंगल ये रहा, तो ये जो एंगल है थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये हमें बोला गया है, ऐसा होता है, और हम ये प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे, देखिएगा ध्यान से, कैनाई से अभी जो पिछली थ्योरम पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग एंगल POQ अभी पढ़ के आए हैं, एंगल जो सबटेंडेड बाय द आर्क PQ एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल PRQ। इसके ट्वाइस होगा, हाँ सर। सिमिलरली वी कैन से एंगल POQ इज ऑल्सो इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल PSQ। हाँ सर, इसमें भी तो अप्लाई होगी वो वाली थ्योरम। थ्योरम तो हर जगह अप्लाई होती है सर, तो अगर इसमें अप्लाई हो रही तो इसमें भी अप्लाई होगी, बट ये दोनों तो आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो फ्रॉम 1 and 2 यू कैन से एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल PSQ, और यही तो हमें प्रूव करना था। देख लीजिए क्या बोला गया है, PRQ इज इक्वल टू PSQ। इतनी इजी थ्योरम यहां लिख दीजिएगा बस ब्रैकेट में, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ऐसे याद होनी चाहिए थ्योरम आपको दोस्तों, नहीं तो गड़बड़ है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली थ्योरम क्या कह रही है दोस्तों कि इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट अदर 2 पॉइंट्स। देखिए ध्यान से, कोई भी 2 पॉइंट है A और B, इनको अगर हम, ये जो लाइन सेगमेंट है, अगर ये एंगल जो सबटेंड कर रहे हैं किसी 2 पॉइंट पे, एक C पॉइंट है और एक D पॉइंट है, और वो एंगल्स इक्वल है, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADB, देन these 4 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक। ये चारों पॉइंट्स क्या है, कॉन्साइक्लिक है। कॉन्साइक्लिक का मतलब क्या होता है कि ये चारों पॉइंट एक ही सर्कल पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया। ACB इज इक्वल टू ADB बोला है आपने, तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक है, मतलब एक ही सर्कल पे इंटरसेक्ट, एक ही सर्कल पे लाई करते हैं। ये हमें गिवन है, ध्यान से देखिए, ये हमें गिवन है, इक्वल एंगल्स बोला हुआ है, ये गिवन है इसका मतलब। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, मैंने क्या बोला कि नहीं जी, ये नहीं लाई कर रहे, ये नहीं लाई कर रहे, ये इक्वल एंगल्स, ये जो पॉइंट है वो एक सर्कल पे लाई नहीं कर रहा, जबकि कुछ ऐसा सर्कल बन रहा है कि वो या तो E पे या E' पे लाई कर रहा है। ठीक है सर, समझ में आ गया कि वो E या E' पे लाई कर रहा है। हमने ये अज्यूम कर लिया, तो हमने यहां पे अजम्पशन लिख लीजिएगा, लेट अस अज्यूम दैट इट कट्स एट द पॉइंट E', द फोर्थ पॉइंट भी E और E'। ठीक है सर, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर E या E' पे कट कर रहा है, तो ये तो क्या हो जाएंगे बेटा, देखो ध्यान से, ये जो आर्क है वो यार, यू कैन से, ये जो कोड है वो एक एंगल ये सबटेंड कर रहा होगा। हाँ सर, एक तो एंगल ये वाला हो गया, और दूसरा एंगल कौन सा हो गया बच्चे, दूसरा एंगल कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, E वाला सर, ये E वाला एंगल हो गया दूसरा। हाँ सर, समझ में आया, एक एंगल तो ये हो गया और दूसरा एंगल E वाला हो गया। तो कहना इसे कि एंगल ACB विल बी इक्वल टू एंगल AEB, या यू कैन से अगर E' पे कट कर रहा है तो या एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल AE'। एंगल सबटेंडेड बाय सेम कोड इन द अदर पार्ट ऑफ द सर्कल आर इक्वल, ये तो हमने पढ़ के आए हैं अभी। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन बट यहां से आपका प्रूफ है, बट एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADB, ये तो गिवन था। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ADB, दिस इंप्लाइज दैट ADB इज इक्वल टू एंगल AEB, और यू कैन से E' और ऐसा तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये देखिए ध्यान से, ये तो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है और इस वाले एंगल के भी बराबर है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब E
ई डैश एंड डी एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करते हो, मतलब वो एक ही पॉइंट हो, तो वी कैन से ई डैश एंड डी आर को सेम पॉइंट एंड हेंस डी lies on the circle which passes through the point A, B, C, D। ये अच्छी थ्योरम थी बेटा, लेकिन ये मैथमेटिक्स से ज्यादा अंग्रेजी की थ्योरम थी, अंग्रेजी से इसको प्रूव कर सकते हैं। प्लीज एक बार वीडियो दोबारा देखिए अगर नहीं समझ में आया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट थ्योरम देखिए ध्यान से। नेक्स्ट थ्योरम बड़ी अच्छी है, सम ऑफ द आइदर पेयर ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या होता है ये समझ में नहीं आया। अभी मैंने आपको बताया कि चारों पॉइंट जो हैं वो किसके ऊपर लाई कर रहे हैं, अगर सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, कॉन्साइक्लिक बोलेंगे। एंड अगर वो कॉन्साइक्लिक हुए तो वो जो क्वाड्रिलेटर फॉर्म करेंगे वो क्वाड्रिलेटर कौन सा होगा बेटा, दैट क्वाड्रिलेटर विल बी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। उस क्वाड्रिलेटर को हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। तो बेसिकली मुझे समझ में आ गया कि अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बोलता है इसका मतलब वो चारों वर्टेक्स जो है वो सर्कल पे लाई कर रहे हैं। ठीक है सर, एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं। ठीक है सर, अब मुझे क्या प्रूव करना है कि अपोजिट एंगल्स का सम उस साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में 180 डिग्री के बराबर होगा। तो बेसिकली मुझे क्या प्रूव करना है, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। आइए प्रूव करने की कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से, कोड ए बी को देखिए, कोड ए बी को देखिए ध्यान से। कोड ए बी एक एंगल ये सबटेंड कर रही है और एक एंगल ये वाला सबटेंड कर रही है। तो कैन आई से एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। हाँ सर, समझ में आ गया, ए सी बी और ए डी बी तो बराबर होंगे, बिल्कुल सही कर रहे हो। अब देखिए ध्यान से, कोड बी सी देखिए ध्यान से, कोड बी सी, कोड बी सी कैन आई से एंगल बी ए सी, कैन आई से एंगल बी। देखिए कोड बी सी देखिए कौन कौन सा एंगल सबटेंड कर रही है, एक तो एंगल ये सबटेंड कर रही है और एक एंगल ये वाला सबटेंड कर रही है, एक ये वाला एक ये वाला। तो कैन आई से एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। हाँ सर, समझ में आ गया। अब इन दोनों चीज को मैंने ऐड कर दिया, 1 और 2 को ऐड कर दिया, तो एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी। ठीक है सर, समझ में आ गया। दोनों को ऐड किया, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, राइट हैंड साइड एज इट इज। ए डी बी, ये वाला एंगल ए डी बी है बेटा, ए डी बी ये वाला एंगल है, एंड बी डी सी ये वाला एंगल है। तो इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो एंगल ए डी सी आएगा इज इक्वल टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी। ठीक है सर, मैंने क्या किया, अब मैंने अपने दिमाग का यूज किया। मैंने देखा यहां एंगल ए डी सी मतलब एंगल डी तो आ गया, मुझे क्या चाहिए, एंगल बी और चाहिए। तो मैंने दोनों साइड एंगल बी ऐड कर दिया, एडिंग एंगल बी ऑन बोथ साइड्स। देखिए ध्यान से, अब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड तो जो आपको चाहिए थी एंगल ए डी सी को मैं एंगल डी भी लिख सकता हूं प्लस एंगल बी। राइट हैंड साइड देखिए, एक एंगल तो ये वाला है ए सी बी, एक एंगल ये वाला है ए सी बी, ये वाला ए सी बी हो गया, दूसरा बी ए सी हो गया ये वाला, और तीसरा एंगल बी हो गया। क्या मैं बोल सकता हूं ये तीनों एंगल्स किसके हैं, एक ट्राइंगल्स के, एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल है। कौन से ट्राइंगल के, ट्राइंगल ए बी सी के। उनका सम कितना होगा सर, 180 डिग्री। तो फ्रॉम हियर यू कैन से दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। राइट हैंड साइड क्या आ गई, 180 डिग्री। और यही आपको प्रूव करना था। सिमिलरली देखो ये प्रूव कर दिया। अब आपको पता है कि क्वाड्रिलेटर के इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है, तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का सम 360 डिग्री होगा। बी और डी का 180 है तो ए और सी का भी 180 डिग्री होगा। तो ये पार्ट भी प्रूव हो जाएगा। बहुत अच्छी थ्योरम है, समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं ध्यान से। नेक्स्ट भी मैथमेटिकल थ्योरम के बजाय कौन सी थ्योरम है,
अभी तो बताया, अंग्रेजी वाली थ्योरम है। और लास्ट थ्योरम है दोस्तों, लास्ट थ्योरम क्या कह रही है? इफ द सम ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर, if the sum of the pair of a opposite angle of a quadrilateral is 180 degree, then the quadrilateral is cyclic. cyclic का मतलब क्या हुआ? चारों पॉइंट जो है, चारों वर्टेक्स जो है वो एक सर्कल के ऊपर लाई करेंगे सर। तो कैन वी से दिस कि ए बी सी डी हमें प्रूव करना है साइक्लिक है। हमें क्या प्रूव करना है? ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। दिया क्या है? अ क्वाड्रिलेटर इन विच एंगल बी प्लस एंगल डी का सम कितना है? 180 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, मैंने कैसे अज्यूम किया? इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। क्या प्रूव किया? मैंने अज्यूम कर लिया कि डी डज नॉट लाई ऑन द सर्कल, इनफैक्ट डी डैश लाई ऑन द सर्कल। ये मैंने लिखा यहां पे, दिख रहा है? अरे दिख रहा है ना? हाँ सर दिख रहा है, ये लिखा तो हुआ है। लेट अस अज्यूम दैट डी डज नॉट लाई ऑन द सर्कल, इनफैक्ट डी डैश लाई ऑन द सर्कल। सिंस डी डैश लाई ऑन द सर्कल, वी कैन से एंगल बी प्लस एंगल डी डैश इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज एंगल बिकॉज क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी डैश इज साइक्लिक as D lies on the circle, D dash lies on the circle, but angle B plus angle D is equals to 180 degree. It is given, sir. So can I say from these two we can say angle B plus angle D dash is equals to angle B plus angle D. B से B cancel हो गया. From here we get angle D is equals to angle D dash, and this is only possible when D is coinciding with D dash. That means D और D dash point एक ही है सर। इतनी अंग्रेजी एक साथ सर, ऐसे कैसे? अरे आती है हमें। तो दोस्तों ये आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? पहले आपको लिखना पड़ेगा लेट अस अज्यूम D dash lies on the circle and D does not lie on the circle. Since D dash lie on the circle, we can say A, B, C and D dash is a cyclic quadrilateral, and we know the property of cyclic quadrilateral that the sum of the opposite angle is 180 degree. So from there you can say angle B plus angle D dash equals to 180 degree, but it is given that angle B plus D is equals to 180 degree, given है ना? So from here you can say angle D is equals to angle D dash. This is possible only when D and D dash are coinciding points or are same point. Hence we can say ABCD is a साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। अपनी कॉन्ट्राडिक्शन क्या होगी? गलत हो जाती है, इसलिए हम बोल देते हैं कि ये ट्रू है। ठीक है सर, तो ये समझ में आया हमें। थ्योरम्स हमारी सारी कंप्लीट होगी। प्लीज एक बार दोबारा थ्योरम्स देख लीजिएगा सारी। इसी के साथ आज का लेक्चर दोस्तों खत्म होता है। थोड़ा सा 1 घंटे का लेक्चर हो गया, लेकिन एक्स्ट्रा भी तो पढ़ाया, लोकस भी तो पढ़ाया। तो आज का लेक्चर बेटा खत्म करते हैं। इसी के साथ मेरी उम्मीद है कि आपको सारी थ्योरम समझ में आई होंगी। प्लीज जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम शायद इसके क्वेश्चंस करेंगे या फिर कुछ सरप्राइज भी हो सकता है आप लोगों के लिए। तो प्लीज बने रहिएगा दोस्तों, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।